हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जे ज्ञान में स्वागत है। दिस साइड पूजा, टीचिंग फैकल्टी ऑफ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 4 सितंबर को है। हार्डली आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं। सारी चीज़ों को आप याद करना, समझने का इतना टाइम नहीं है। इन कुछ वीडियोस में हम पॉलिटिकल साइंस की एक एक यूनिट की क्विक रिवीजन कर लेंगे, सो दैट अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी हो तो आप उसको देख लें, एंड अगर आपने कर रखा है तो उसकी रिवीजन हो जाए। बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लिबरलिज्म की बात करेंगे। लिबरलिज्म में आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपका एक क्लासिकल लिबरलिज्म, देन लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। उनके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एंड मेजर कौन कौन से थिंकर हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, एंड मेजर बुक। पॉलिटिकल थियरी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। या तो आपके कॉन्सेप्चुअल में लिबरलिज्म क्या है, उसमें कुछ आपके पॉइंट्स दे दिए, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा नहीं है या कौन सा सही है, या फिर पॉलिटिकल थिंकर या फिर जो थिंकर्स हैं उन्होंने किस बुक में कौन सी बुक लिखी है, मैचिंग के लिए आ जाता है, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ था लिबरलिज्म का नेगेटिव लिबरलिज्म भी उसे कहा जाता है। आपका एनलाइटमेंट के टाइम पे उभर के आया था, जब यूरोप में 17 और 18 सेंचुरी के टाइम पे एनलाइटमेंट हो रहा था। क्लासिकल लिबरलिज्म तब देखा गया था। इसमें जो उसने मेजर फोकस किया था वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट पे इसने ज़्यादा एम्फसाइज किया था। मेजरली इसने किन कॉन्सेप्ट्स की बात की थी क्लासिकल लिबरलिज्म में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहता है इंडिविजुअल लिबर्टी। ये इसका सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे था। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड, इसने लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिमिटेड काम होंगे, गवर्नमेंट को इसने बहुत ही लिमिटेड कंसाइंस वे में रखा था। थर्ड है फ्री मार्केट। ये मार्केट फ्री होगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें कम से कम रहेगा। नेक्स्ट इसने कहा था रूल ऑफ लॉ, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाएंगे, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसने सपोर्ट किया था। मेजर जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल लिबरलिज्म के वो यही है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एंड इसमें जो मेजर थिंकर्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एंड फादर ऑफ लिबरलिज्म जिन्हें बोला जाता है वो आपके जॉन लॉक हैं। उन्होंने कुछ मेजर थिंकर्स एंड मेजर बुक्स लिखी हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक तो उन्होंने नेचुरल राइट की बात की। नेचुरल राइट में वो 3 राइट की बात करते हैं, आपका लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, इनको छीना नहीं जा सकता है। सेकेंडली उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी है, जिसमें वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो लेजिटिमेसी होगी वो वहाँ के पीपल के थ्रू दी होगी, उनके कंसेंट के थ्रू दी होगी। ओके, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के काम बहुत लिमिटेड होने चाहिए। एक तो जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड सिस्टम को चेक एंड बैलेंस करके रखना, सो दैट कि सिस्टम कोलैप्स ना होने पाए। एंड वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं अपील टू हेवन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी, अगर वो सिस्टम को सही से चलाने में फेल हो जाती है तो लोगों के पास राइट होगा कि वो उसके अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं, उसको ख़त्म करके न्यू अथॉरिटी लेके आ सकते हैं। अपील टू हेवन का कॉन्सेप्ट देते हैं। उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने लिखी है, जिसमें 1689 में लिखी है, जिसमें वो 2 ट्रीटी की बात करते हैं कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो 2 ट्रीटीज के थ्रू होगा। सेकेंड बुक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये भी उन्होंने 1689 में लिखी है। एंड 3 लेटर ऑन टॉलरेंस 1690 में लिखी है। इनकी मेजर बुक्स याद कर लीजिएगा। सेकंड जो मेजर थिंकर रहे हैं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स रहे वो एक तो इनविजिबल हैंड का रहा है, एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म की जो बात की थी वो आपके एडम स्मिथ ने की है। ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के बस 3 ही काम होंगे। एक काम होगा डिफेंस, कहते हैं कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको बचाने का काम गवर्नमेंट का रहेगा। सेकेंड जस्टिस, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जस्टिस है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। थर्ड कहते हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पब्लिक वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, जो काम भी गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा। एंड इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द वेल्थ ऑफ द नेशन 1776 में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट जो थिंकर हैं जेरेमी बेंथम ने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया है, एक तो वो यूटिलिटेरियनिज्म का दिया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जेरेमी बेंथम ने दिया है। ये लीगल रिफॉर्म की बात करते हैं। इंडिविजुअल वेल्फेयर कब होगा, जब
लीगल एंड सोशल रिफॉर्म किया जाएगा। ओके, एंड ये नेचुरल राइट को रिजेक्ट करते हैं। सो ये मैंने इस तरीके से इसलिए किया है क्योंकि आप कंपैरिजन करके स्मूथली याद कर पाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ पाए। बहुत शॉर्ट में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, बस मैं आपको वही बता रही हूँ सो दैट ये आपके पेपर में हेल्प हो। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789, ये सारी बुक्स वो हैं जिन पे PYQ बन चुके हैं, इसलिए इन बुक्स को आप याद कर लीजिएगा। सारी बुक्स मैंने इनकी नहीं लिखी हैं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बस वही मेंशन की है। डेविड रिकार्डो, ये भी आपके क्लासिकल लिबरलिज्म के ही थिंकर हैं। ये इनकी जो मेन थियरी है वो थियरी ऑफ रेंट की है एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ये दो थियरी इन्होंने दी है। इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये बुक इनकी है 1817 में आई। अब हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ, तो ये भी वही, इन्होंने भी रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट का काम कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम एक तो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है एंड जो लॉ ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना है। एंड इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो जितना कैपेबल होगा वो उतना सर्वाइव कर पाएगा सोसाइटी में, और जो नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, वो इसका सपोर्ट करते हैं। एंड लेज़ी फेयर इकोनॉमी की बात की है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर कम से कम करने चाहिए या करना ही नहीं चाहिए, लोगों को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो जितना कैपेबल होगा वो उतना अच्छे से कमा देगा। इनकी कुछ मेजर बुक्स हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये कुछ बुक्स हैं इनकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप इनको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म जिसे बोला जाता है। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो मेन एम है वो सोशल एंड इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करना है, एड्रेस करना है। तो ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, उसको अपोज करता है, बल्कि ये कहता है कि जो स्टेट है उसका एक्टिव रोल होना चाहिए सोशल जस्टिस दिलाने में, इकोनॉमिक इक्वालिटी दिलाने में। सो वो जो बात करते हैं वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें जस्टिस देना होगा। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों का वेलफेयर करने के लिए स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उसको देने होंगे, हेल्थ केयर देनी होगी, एजुकेशन, मतलब जो उतना कैपेबल नहीं है, लाइक कोई प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं दिला पा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल ओपन किए जाएँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल किए जाए। सो वेलफेयर स्टेट की ये बात करता है। एंड रेगुलेटेड कैपिटलिज्म की बात करता है कि जो मार्केट है उसमें मोनोपोली ना आ जाए, किसी एक का वर्चस्व ना हो, फेयर कंपटीशन रहे, इसलिए रेगुलेटेड कैपिटलिज्म होना चाहिए, मतलब मार्केट पे कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करता है कि जो डेमोक्रेसी होगा उसमें पार्टिसिपेशन हो सब लोगों का, एक पर्टिकुलर या कुछ लोगों का ना हो कि सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो। इसके जो मेजर थिंकर हैं J.S. मिल हैं, इनको पहले ये समवेयर पहले जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो नेगेटिव लिबरलिज्म की साइड था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पॉजिटिव। एक तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहते हैं कि सब लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होते हैं वो सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए हमें हर किसी की बात सुननी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात J.S. मिल ने की है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात भी इन्होंने की है। जो डेमोक्रेसी है उसमें हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंट के लिए ये नहीं कहते कि हर किसी को सिमिलर वोट का राइट हो, मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड है उसके पास नंबर ऑफ वोट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो जितना कैपेबल है सोसाइटी में इनपुट देने के लिए उसके पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। इनकी जो मेजर बुक्स हैं, आ सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में लिखी है, ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में लिखी है, यूटिलिटेरियनिज्म 1863। इनकी बुक को विद ईयर याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल लगाने के लिए आ सकती है। बाकी सारी बुकों के नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन ईयर याद करने की इतनी नीड नहीं है, बट इनकी सारी बुक काफ़ी फेमस हैं तो आ सकता है।
नेक्स्ट थिंकर देख लेते हैं टी.एच. ग्रीन। ये भी पॉजिटिव लिबर्टी की ही बात करते हैं। ये भी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, इनकी बात करते हैं। हिंड्रेंस, अगेन हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है। इनकी जो मेजर बुक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इनकी बुक है, एंड लिव द लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इनकी बुक है। इन बुकों को ये देखिए मैचिंग में आ जाते हैं, सो इनकी बुक आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए न्यू लिबरलिज्म क्या है। सो अगर आप देखेंगे पहले आपका क्लासिकल लिबरलिज्म आया, देन आपका पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरलिज्म आया। लेकिन जब 1970s और 80s में यूएस और यूके में क्राइसिस हुए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे केंसियन जो फिलॉसफी थी वो फेल हुई, तो लोगों के मन में ये आया कि जो स्टेट का इंटरवेंशन है समवेयर वो गलत है, इसलिए न्यू लिबरलिज्म आया जो फिर से फ्री मार्केट की, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, मतलब इंडिविजुअल को ज़्यादा फोकस करता है। ये समवेयर क्लासिकल लिबरलिज्म से मैच करता है, जो पॉइंट्स उसके थे समवेयर इसके भी वही हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, पहले ये इसका जो राइज हुआ है 1780s में हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, ये आपके केंसियन पॉलिसीज़ थी वो फेल हो गई थी अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए। इन्फ्लेमेशन बहुत हाई चला गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई चला गया था, इसलिए इसका राइज हुआ था। ये वही फ्री मार्केट की बात करता है कि डी रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन होंगे तो मार्केट इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, इसलिए डी रेगुलेशन की बात किया जाए। एंड लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कब होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ इस पर फोकस किया गया था। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। सो देखिए इस टाइम पे अगर आपको पता भी हो तो जो पूरा वर्ल्ड है वो समवेयर ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में आ गया था, सो इसलिए भी इकोनॉमिक क्राइसिस मेजर रहा है। अब इसके जो मेजर थिंकर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए ये थिंकर्स एंड उनकी बुक लिख दिया इनके, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने मेजरली नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आता है वही चीज़ लिखी है। तो जेम्स एम बुकानन, एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि न्यू लिबरलिज्म में कौन कौन से थिंकर आते हैं, सो आपको थिंकर का नाम है एंड उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है मैचिंग में आ जाता है, तो वो दोनों ही चीज़ दी है। तो जेम्स एंड बुकानन ने लिखी है द कैलकस ऑफ कंसेंट, 1962 में लिखी है। मिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1962 में आई है। फ्री टू चूज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आपको इसमें कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम याद कर लीजिएगा। फेडरिक हेयर की है द रोड टू सर्फडम, 1944 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, 1976। सो इसमें ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। रोबोट लॉजिक, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974। इस पर तो अनलिमिटेड टाइम आपका PYQ फ्रेम हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं। जितना हमने अभी पीछे देखा है वो सारा आपका लिबरलिज्म से रिलेटेड है। जितने भी मेजर थिंकर्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको बहुत कंसाइंस वे में समझाने का ट्राई किया गया है, सो दैट अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, एंड लिबरलिज्म से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है, सो वो क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं आएगा। यही ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस है आपका लिबरलिज्म का। अब मार्क्सिज्म देख लेते हैं। देखिए मार्क्सिज्म की थियोरी तो आप सबको ही पता होगी। इसमें हम टाइप ऑफ मार्क्सिज्म किस किस का है, वेस्टर्न मार्क्सिज्म, लेनिन मार्क्सिज्म, सारे ही हम इसमें देखेंगे। मार्क्सिज्म की जो थियोरी डेवलप की गई है वो मेनली कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल ने की है। वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कैपिटलिज्म को एंड जो अलग सोशल क्लास स्ट्रक्चर डिवाइड है अलग अलग में उनका स्ट्रगल को, एंड रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली ना होके रिवॉल्यूशनरी होगा। ओके, एंड इससे पहले जो मार्क्स की थियोरी आई है उससे पहले का जो टाइम था, उससे पहले के जो लिस्ट थे उन सबको मार्क्स ने यूटोपियन सोशलिज्म बोला है। अब यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, देखिए मार्क्स से पहले के जो थिंकर्स थे जो सोशलिज्म की बात करते थे, उनका सपोर्ट करते थे एंड बहुत काम वे में सपोर्ट करते थे, वो है यूटोपियन सोशलिज्म। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक था एंड एक परफेक्ट सोसाइटी की बात करता है, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज की बात नहीं करता, बल्कि जबकि मार्क्स जब आए इनके बाद तो वो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं। अब इसमें जो मेजर थिंकर्स हैं जहाँ से बहुत अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन बना है वो हम देख लेते हैं। देखिए रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 तक इसका टाइम फ्रेम याद करने के नहीं है। इनकी एक तो बुक का नाम अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक रिपोर्ट टू द कंट्री ऑफ लेनार्क, ये है। इसमें फर्स्ट वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ व्यू ऑफ सोसाइटी। इन्होंने जो मॉडल दिया है, मॉडल तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, वहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपका बुक से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। चार्ल्स फ्यूरियर, इन्होंने द थियरी ऑफ फोर मूवमेंट
1808 ये इंपॉर्टेंट है आपकी। अ न्यू वर्ल्ड एंड सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन, ये तीनों ही बुक इंपॉर्टेंट है। एंड इनका इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। फैलेंस्थेसिस, ये इस वर्ड का नाम है, मतलब इसका मतलब है कि जहाँ पे लोग कोऑपरेटिवली रहते हैं, काम करते हैं, सो उस प्लेस को वो क्या बोलते हैं, फैलेंस्थेसिस बोलते हैं। ओके, एंड सैम साइमन, इनकी बुक है द न्यू क्रिश्चियनिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है। सो ये आपके यूटोपियन थिंकर्स कहे जाते हैं। इनके मेजरली कॉन्सेप्ट्स में बस आपका चार्ल्स फूरियर का ये फैलेंस्टीन का इम्पोर्टेंट है, बाकी इनकी बुक्स एंड इनका नाम याद रखिएगा। यूटोपियन थिंकर्स कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, या उनकी बुक कौन सी है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। हम मार्क्स का देख लेते हैं, टाइप ऑफ मार्क्सिज्म। तो सबसे पहले आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म आता है। क्लासिकल मार्क्सिज्म जो दिया है वो कार्ल मार्क्स, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये कहते हैं कि जो चेंज होता है, कंडीशन चेंज होती है, सोशल चेंज होते हैं, वो सारा किसको होता है, इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू होता है। मतलब बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात की है, बेस में आपका आ जाएगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर में आपके आ जाएंगे सोसाइटी, ये सब। तो ये कहते हैं कि जो चेंज होता है वो बेस की वजह से होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है। हिस्टोरिकल स्टेजेस देते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकते हैं। सो ये आपके स्टेजेस हैं। पहले आपका प्रिमिटिव कम्युनलिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड लास्ट में सोशलिज्म आएगा। इन्होंने एक एलिगनेशन की बात की है, मतलब अलगाव। जो कैपिटलिज्म आ गया है, इससे लोगों में अलगाव हो गया है। अलगाव की 4 फेज बताते हैं, किसमें पहला कहते हैं कि लोग काम से अलग हो गए, डिटैच हो गए, मतलब अपना जो काम करें वो उसको खुद ही फील नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल बना दिया, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो उससे अनजान है, वो उसको परचेज भी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन, मतलब लोग काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, वो अपने काम में ही लगे रहते हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें। थर्ड वो कहते हैं कि एलिनेशन फ्रॉम नेचर, कि कुछ टाइम बाद वो नेचर से भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं, नेचर को फील नहीं कर पाते, बस अपने काम में ही बिजी हो जाते हैं। एंड लास्ट वो कहते हैं एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, वो खुद से भी मतलब काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने से भी अलग हो जाते हैं। सो ये थियरी भी कार्ल मार्क्स ने दी है। एंड वो रिवॉल्यूशनरी चेंज और क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, सारी ही बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड इन पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सो आप सारी ही याद कर लीजिएगा। क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट्स 1843 में लिखी गई है। थेसिस ऑफ फ्यूरबैक 1845 में लिखी गई है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1860 में लिखी गई है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिविल वॉर इन फ्रांस, पेरिस मैनिफेस्टो, कैपिटल, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी सबसे पहले गई थी लेकिन पब्लिश सबसे लास्ट में हुई है। सो अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आए तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म। व्लादिमीर लेनिन है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। सो जो मार्क्सिस्ट थियरी थे उसको चेंज करके ये लेके आए हैं, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट देते हैं वैनगार्ड पार्टी। वो कहते हैं कि जब हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो लोग अपने आप में पीजेंट अपने आप में इतना कैपेबल नहीं है कि वो रिवॉल्यूशन कर दे, इसलिए हमारे पास एक वैनगार्ड पार्टी होनी चाहिए जो लीड करेगी, जो लोगों को अवेयर करेगी। सेकंड है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। इसमें कहते हैं कि जो इंटरनल जो पार्टी है, पार्टी फॉर्म होगी, वो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंटर लेवल पे लिए जाएंगे। पार्टी होगी उसमें सबका डिसीजन ना लेके सेंटर लेवल पे लिए जाएंगे, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन होगा वो आपका डेमोक्रेटिक होगा। सो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इन्होंने दिया है। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, वो कहते हैं कि जब हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में आएंगे तो हम डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे, उसके बीच में एक फेज़ आएगा, उस फेज़ को ट्रांजिशन जो आएगा उसको वो बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, ठीक है। इनके जो मेजर बुक्स हैं, व्हाट इज़ टू बी डन 1902 में लिखी गई है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, टू स्ट्रेटेजी ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। ये सारी बुक्स इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें व्हाट इज़ टू बी डन, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन एंड इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ से PYQ बन चुके हैं, ये रिमेनिंग से PYQ बनने के पूरे एक्सपेक्टेशन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टालिनिज्म।
इसमें जोसेफ स्टालिन है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो पूरी इकोनॉमी होगी वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब एक के हाथ में होनी चाहिए, जो रूलर होगा उसके हाथ में होनी चाहिए। ऑथोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं एंड सोशलिज्म इन वन कंट्री का कॉन्सेप्ट भी यही देते हैं। इनकी जो बुक है द फाउंडेशन ऑफ लेनिनिज्म 1924 में एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म इन यूएसएसआर 1952, ये 2 बुक इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रॉट्स्किज्म। तो ये कहते हैं लियो ट्रॉट्स्की ने दिया है, ये कहते हैं कि ये परमानेंट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि जो रिवॉल्यूशन होगा वो कुछ टाइम के लिए नहीं होगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा एंड पर्टिकुलर कंट्री तक नहीं रहेगा, वो इंटरनेशनली रहेगा, मतलब पूरे उसमें फैलेगा। सो परमानेंट रिवॉल्यूशन की इन्होंने बात की है। और जो स्टालिन ने कॉन्सेप्ट दिया है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जिस ऑथोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं, ये डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट मेथड के थ्रू बात करते हैं। इनकी बुक है द परमानेंट रिवॉल्यूशन 1931 में हुई है, रिवॉल्यूशनरी बिटरेट 1937 में, ये 2 बुक इन्होंने लिखी हैं। मायो जेडोंग ने लिखी है, वो पेजेंट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं एंड पीपल्स वॉर की बात करते हैं एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट मायो ने दिए हैं। इनकी जो मेजर बुक्स हैं द लिटिल रेड बुक 1964 में, ऑन प्रैक्टिस 1937 में एंड ऑन कंट्राडिक्शन 1937 में इनकी बुक आई है। ऑन कंट्राडिक्शन एंड लिटिल रेड बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेजर थिंकर्स कौन कौन से एंड बुक्स कौन कौन सी, ये सोशलिज्म की बात करते हैं। सोशलिज्म जो लिखे हैं ना, ये रिवॉल्यूशनरी मेथड को नहीं अपनाते हैं। जैसा यूटोपियन सोशलिज्म था वैसे ही मार्क्सिज्म के बाद जो सोशलिज्म आया है उसमें ये थिंकर्स आ जाते हैं। एडवर्ड वैनस्टाइन है जिन्होंने इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बुक लिखी है 1899 में, जिसमें ये मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड 5 पॉइंट बताते हैं किस बेसिस पे ये मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। फर्डिनेंड लासेल हैं, इन्होंने वर्किंग क्लास प्रोग्राम 1863 में लिखी है, जिसमें इनका द आयरन लॉ ऑफ वेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस है कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस किसने दिया है, फर्डिनेंड लासेल ने दिया है। एंड जॉर्ज सोरेल, इन्होंने सिलेक्शन ऑन वायलेंस लिखी है 1908 में। ये सिंडिकलिज्म को सपोर्ट करते हैं जो एक रेडिकल फॉर्म है सोशलिज्म को अपनाने के। मतलब सोशलिज्म ये कहते हैं कि हम वर्कर्स के थ्रू डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी हम सोशलिज्म ला सकते हैं। सो रेडिकल फॉर्म में जो बात करते हैं वो जॉर्ज सोरेल है। एंड अब जो वेस्टर्न मार्क्सिस्ट थिंकर हैं उनके मेजर बुक्स कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। वेस्टर्न मार्क्सिज्म थिंकर, तो देखिए ये जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म थिंकर हैं, नंबर ऑफ थिंकर्स इसमें इंक्लूड है। इसमें जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है उसके अपोजिट बात करते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है वो मेन जो फोकस रखता है वो इकोनॉमिक फैक्टर को रखता है कि जो ये 2 क्लास बटी हुई है उसका जो मेन रीज़न है वो इकोनॉमी है। तो वो जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म थिंकर हैं वो इसको अपोज करते हुए कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर ही मेन नहीं है, उसमें आपके कल्चरल आइडियोलॉजिकल फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो वो एम्फेसाइज किस पे करते हैं, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे, कि जो ये क्लास डिवीज़न है, क्लास स्ट्रगल है, उसका मेन रीज़न कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। सो अब इसमें थिंकर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए एंटोनियो ग्राम्सी हैं जिन्होंने पहले कल्चरल हेजेमनी की बात सबसे पहले उन्होंने ही की कि कल्चरल फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ प्रिजन नोटबुक उनकी है। एंड जॉर्ज लुकास है, जॉर्ज लुकास ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की है, उनकी बुक है हिस्ट्री एंड क्लास कंसाइंसनेस 1923 में एंड द थियरी ऑफ नॉवल 1960 में लिखी है। हर्बर्ट मार्क्यूजे, इन्होंने 1 डायमेंशनल मैन की बात की, तो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म आया है इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन पे, क्योंकि वो पैसिव हो गए, बस वो 1 डायमेंशनल मैन में इकोनॉमिक फैक्टर को ही देखते हैं। सो 1 डायमेंशनल मैन उनकी बुक का भी नाम है, 1964 में लिखी है। थियोडोर एडर्नो, इन्होंने कल्चरल इंडस्ट्री की बात की है, इनकी जो बुक है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट 1944। लुइस अल्थुजर, ये समवेयर एंटोनियो ग्राम्सी के जो कॉन्सेप्ट है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इनकी जो बुक है 4 मार्क्स 1965 में लिखी है। इस वीडियो में हमने जितने भी मेजर थिंकर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं या बनने के चांस है, वो सारी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।